Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched the previous videos, please click on the I button given above. And today we are going to see the topic Ionic Equilibria. We are already done with some part of this topic, and if you have missed those videos you can click on the I button given above. So the topic to be covered in this chapter were this. Out of this we are already done with introduction, types of electrolyte, acid and bases, ionization of acid and bases, autoionization of water, pH scale, hydrolysis of salts, buffer solution, and today we are going to deal with solubility product. So this is the first topic that we are going to see today, and the second is common ion effect. So these are the two topics that we are going to cover today: solubility product and common ion effect. So let's begin with solubility product. So before moving to solubility product, we have to recall some things. That is, what is what is solubility of a compound? So solubility of a compound मतलब क्या? So solubility is the property referring to the ability of a given compound. So of a given compound, that is the solute, to dissolve in a solvent. तो solubility मतलब क्या? अ गिवन कंपाउंड जिसे हम सॉल्यूट कह सकते हैं वो कितना आपके गिवन सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकता है उसे कहेंगे सॉल्युबिलिटी. ठीक है, तो सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं शुगर का. तो शुगर हुआ सॉल्यूट और वाटर हुआ सॉल्वेंट. तो कितना उस गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर में कितना अमाउंट ऑफ शुगर डिज़ोल्व हो सकता है उसे कहेंगे सॉल्युबिलिटी. ठीक है, सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ गिवन सॉल्यूट टू डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट. Now, what is saturated solution? So it is measured in terms of maximum amount of solute dissolved in a solvent at equilibrium. तो saturated solution मतलब the solution जो maximum amount of solute आपका है वो गिवन सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकता है एट इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपका गिवन सॉल्यूट कितना ज़्यादा आपके गिवन सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकता है उसे कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो बेसिकली सैचुरेटेड सॉल्यूशन यदि आपको बनाना है तो आपको सॉल्वेंट लेना है और उसमें सॉल्यूट उतना एंड तक डाल के डिज़ोल्व, थोड़ा थोड़ा डाल के डिज़ोल्व करते जाना है. और कब तक ये करना है? जब तक एक सिचुएशन नहीं आता है कि सॉल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा. ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप डालोगे और फिर उसको स्टर करोगे, डिज़ोल्व हो जाएगा. फिर डालोगे, फिर स्टर करोगे, डिज़ोल्व हो जाएगा. और एक सिचुएशन आएगा जब आप डालोगे और स्टर करोगे तो डिज़ोल्व नहीं होगा. तब वो सोल्यूशन को आप कहोगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि अब उस सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट. सो स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट इज द सॉल्ट विच हैव लोअर सॉल्युबिलिटी. तो जो ज़्यादा सॉल्यूबल सॉल्ट है वो सपोज एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सपोज 2 से 3 टीस्पून वो डिज़ोल्व हो रहा है, पर जो स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट रहेगा वो सिर्फ हाफ ही टीस्पून डिज़ोल्व हो पाएगा. सो स्पेरिंगली सॉल्यूबल जो सॉल्ट है उसको लोअर सॉल्युबिलिटी होती है, तो उसे कहते हैं sparingly soluble salt. Now we move toward the solubility equilibria. So what is solubility equilibria? तो सपोज आपको मैंने एक पाउडर्ड स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट दिया है, दैट इज AgCl. तो आपको पाउडर्ड स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट प्रोवाइडेड है, दैट इज द AgCl, और उसको आपने वाटर में डाला है और उसको विगरसली स्टर कर रहे हो. ठीक है, तो एक बीकर में AgCl डाला और उसको बहुत अच्छे से स्टर किया. स्टर करने के बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ AgCl विल डिज़ोल्व इन वाटर टू मेक इट सैचुरेटेड सोल्यूशन.
क्यों स्मॉल अमाउंट ऑफ AgCl डिजॉल्व होगा? क्योंकि वो स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट है, और मैंने बताया है आपको कि स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट में लोअर सॉल्युबिलिटी होता है, मतलब वो कम डिजॉल्व होता है, और इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ AgCl में ही सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड, कि ज़्यादा AgCl डिजॉल्व ही नहीं हो पाएगा। सो द मोस्ट ऑफ द सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड। तो सपोज आपने एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ AgCl डाला है सोल्यूशन में, तो उसमें से स्मॉल अमाउंट डिजॉल्व हो जाएगा, और बाकी जो है मोस्ट ऑफ द अमाउंट अनडिजॉल्व रहेगा, आपको दिखेगा वो पानी में। डस सॉलिड AgCl इज इन कॉन्टैक्ट विद सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अब बीकर में क्या है? आपका कुछ अमाउंट ऑफ डिजॉल्व AgCl और कुछ अमाउंट ऑफ अनडिजॉल्व AgCl, करेक्ट? क्योंकि AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो थोड़ा सा ही अमाउंट डिजॉल्व हुआ है और ज़्यादा अमाउंट वैसे के वैसे है। तो जो सॉलिड आपका AgCl है वो आपके डिजॉल्व्ड AgCl के सैचुरेटेड सोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में है। अब दूसरा थिंग ये याद रखना है आपको कि AgCl जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, भले ही वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। देखो, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट से लेना देना नहीं है, ठीक है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मतलब वो सॉल्युबल कम होता है, पर जितना भी सॉल्युबल होगा सब आयोनाइज हो जाएगा या डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है? तो सपोज मैंने 10 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl डाला है वाटर में, तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल डिजॉल्व होगा वाटर में, क्योंकि वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। पर 2 का 2 मॉलिक्यूल जो वाटर में डिसॉल्व हुआ है वो डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि AgCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और स्पेरिंगली सॉल्युबल कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं करना है। स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब कम सॉल्युबल, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जितना भी सॉल्युबल होगा कम का कम ही सही, बट पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। सो इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट टू गिव Ag प्लस एंड Cl माइनस। अब उसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा किसके बीच में? बिटवीन द अनडिजॉल्व्ड सॉलिड AgCl एंड द डिजॉल्व्ड आयन Ag प्लस एंड Cl माइनस इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्योंकि सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है, जितना वो सोल्यूशन AgCl को मैक्सिमम डिजॉल्व कर सकता था उतना उसने डिजॉल्व कर लिया है अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट, और जो नहीं डिजॉल्व कर सकता था वो वैसे के वैसे आपके सोल्यूशन में प्रेजेंट है। इसलिए अब एक इक्विलिब्रियम बनेगा किसके बीच में? अनडिजॉल्व्ड AgCl और डिजॉल्व्ड आयोनाइज्ड AgCl में, दैट इज Ag प्लस एंड Cl माइनस। सो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को या सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम को इस तरह से डिनोट कर सकते हो: AgCl solid, that is the undissolved, is in equilibrium with the dissolved AgCl which have dissociated completely, क्योंकि AgCl strong electrolyte है इसलिए Ag plus plus Cl minus। अब आप इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में दिखा सकते हो, तो ये हुआ K इक्वल्स टू concentration of product divided by concentration of reactant, that is K is equal to concentration of Ag plus into concentration of Cl minus divided by concentration of AgCl. अब the concentration of undissolved solid AgCl we can take as constant, क्योंकि large amount of जो solid है most of the solid undissolved है, करेक्ट? इसलिए हम उसे एक कांस्टेंट वैल्यू पकड़ सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अनडिजॉल्व्ड है इसलिए आप उसे एक कांस्टेंट वैल्यू K डैश पकड़ो। इसलिए अब इस इक्वेशन में K डैश को आप सब्स्टिट्यूट करोगे ये वाले इक्वेशन में, तो बन जाएगा K इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस डिवाइड बाई K डैश विच इज़ अ कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl इज कॉन्स्टेंट। अब K इंटू K डैश इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ठीक है? तो ये हो गया K इंटू K डैश, but K into K dash is an another constant, that is solubility product, क्योंकि K equilibrium constant है, K dash concentration of AgCl constant है, और दोनों के प्रोडक्ट को आप कहोगे solubility product, okay? So K into K dash is solubility product, that is the product of concentration of ion in saturated solution। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन दैट इज द Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बनाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दैट इज K इंटू K डैश, और उसको आप डिनोट करोगे KSP, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस।
अब आप इस कॉन्सेप्ट को एक जनरल इक्वेशन में अप्लाई करो. सो सपोज एक जनरल सॉल्ट है दैट इज बी एक्स इंटू बी एक्स ए वाई. ठीक है, बी एक्स ए वाई जो वाटर में सॉल्यूबल करके आपको मिलेगा एक्स बी वाई प्लस. तो आपको पता होगा कि जो आयन होता है उस पर चार्ज उसके अपोजिट आयन का होता है. तो बी पे चार्ज होगा ए का दैट इज वाई और ए पे चार्ज होगा बी का दैट इज एक्स. ठीक है, तो अपोजिट वाला चार्ज लिखना है. तो एक्स बी वाई प्लस प्लस वाई ए एक्स माइनस. तो ये जो सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट हमने एक लिया है कॉमन एक्सप्रेशन दैट इज वी एक्स ए वाई विल बी इन इक्विलिब्रियम विथ एक्स बी वाई प्लस प्लस वाई ए एक्स माइनस. ठीक है, तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा. अब देखो ये हो गया बी वाई प्लस into its raised to its coefficient. So by plus raised to its coefficient is x into a x minus raised to its coefficient is y. ठीक है, so solubility product is concentration of v by plus raised to x into concentration of a x minus raised to y. तो जो भी कोएफिशिएंट होगा दैट इज x एंड y वो आपको रखना है ऊपर. सो यू कैन डिफाइन दिस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एज. सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करोगे. सो इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. तो किसका आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन लेना है. स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जो सॉल्ट बहुत कम डिजॉल्व हो सकता है वाटर में उसके सैचुरेटेड सोल्यूशन में. ठीक है, सो द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम concentrations of the constituent ions. So equilibrium concentration of the constituent ions raised to the power, देखो raised to the power of the respective coefficient. जो भी इसका coefficient है तो उसका raised to power. ठीक है, respective coefficient in the balanced equilibrium expression. आपको balanced equilibrium expression लेना है at the given temperature is called solubility product. So the solubility product is defined as the saturated solution of sparingly soluble salt, the product of equilibrium concentration of the respective ion raised to the power of their coefficient in the balanced equilibrium expression at the given temperature. ठीक है, और आप अभी इसको अप्लाई कर सकते हो वेरियस सॉल्ट पे. तो यहाँ पे एक सॉल्ट है BaSO4. सो BaSO4 इक्विलिब्रियम पे क्या देगा Ba2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस. ठीक है, तो Ba2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस. तो आप देख सकते हो ये दोनों का कोफिशिएंट क्या है 1. इसलिए अब KSP इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द concentration of B2 plus into concentration of SO4 2 minus raised to their coefficient. तो coefficient 1 है इसलिए KSP equal to concentration of B2 plus into concentration of SO4 2 minus. नेक्स्ट है CaF2. CaF2 कैसे डिसोसिएट होगा Ca2 प्लस प्लस 2F माइनस. तो ये इक्विलिब्रियम हो गया. अब इसका KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस उसका कोफिशिएंट 1 है एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस उसका कॉन्सेंट्रेशन कोफिशिएंट 2 है. तो KSP ऑफ CaF2 इज इक्वल टू KSP इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस रेज टू 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस रेज टू 2. तो ये हो गया आपका KSP फॉर CaF2. ठीक है, नेक्स्ट Bi2S3 के लिए. सो देखो कोफिशिएंट आप आगे लिखोगे 2 Bi. अब इसका चार्ज ये वाला हो जाएगा 3 प्लस, देखो चार्ज हमेशा अपोजिट वाले का लिखना है. आपने देखा यहाँ पे भी हमने अपोजिट का चार्ज लिखा है. तो यहाँ पे भी 2 Bi 3 प्लस प्लस 3S2 माइनस. ठीक है, 3S2 माइनस. तो ये हो गया आपका डिसोसिएशन. अब KSP इक्वल टू दी concentration of Bi3 plus raised to its coefficient that is 2 into concentration of S2 minus raised to its coefficient that is 3. तो ये हो गया KSP for Bi2S3. Next is Ca3
PO4 ट्वाइस। तो ये कैसे डिसोसिएट होगा इक्विलिब्रियम पे, 3Ca2 प्लस, क्योंकि 2 इधर है इसका, तो ये हो गया इसका चार्ज 2 प्लस प्लस 2PO4 3 माइनस, क्योंकि 3 इधर का है इसलिए इसका रेस टू हो जाएगा 3 माइनस। तो आपको बेसिकली सिर्फ ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये वाला जो फॉर्मूला याद रखोगे आप, तो इससे आप कोई भी सॉल्ट का इक्विलिब्रियम का या केस भी लिख सकते हो। तो आपको याद रखना है कोफिशिएंट उसके नीचे वाला जो रहता है वो खुद उसका कोफिशिएंट रहता है, बट उसके ऊपर का पावर रहता है जो नेक्स्ट वाले का है, जो चार्ज आएगा आपके इस पे आयन पे उसके नेक्स्ट वाले का रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे Ca3 प्लस Ca3PO4 ट्वाइस का हो गया 3Ca2 प्लस प्लस 2PO4 3 माइनस। अब इसका केस भी लिखोगे तो लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस रेज टू द पावर 3 that is its coefficient into concentration of PO4 3 minus raised to the power 2 that is its coefficient। और इस तरह से आप केस भी किसी भी सॉल्ट का फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब सॉल्युबिलिटी दैट इज S और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज KSP। तो ये दोनों का आपको क्या निकालना है, रिलेशनशिप। तो S और KSP का क्या रिलेशनशिप है। So let's see. So the solubility of a compound is the amount of gram that dissolves in पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना ग्राम ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है उसे कहोगे आप सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, तो एक पर यूनिट वॉल्यूम का सोल्यूशन मैंने आपको एक्चुअली पर यूनिट वॉल्यूम का सॉल्वेंट दिया है, उसमें आपका गिवन कंपाउंड कितना डिजॉल्व हो पाएगा, कितना मैक्सिमम, तो उसे कहोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड। अब मोलर सॉल्युबिलिटी क्या है, सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड दैट डिजॉल्व टू गिव 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलर सॉल्युबिलिटी। तो 1 लीटर आपने सॉल्वेंट लिया है और उसमें कितना मोल्स ऑफ आपका सॉल्यूट लगेगा, कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो पाएगा, उसे कहोगे आप मोलार सॉल्युबिलिटी। तो आपको याद रखना है मोलार सॉल्युबिलिटी के लिए कौन सा टर्म आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड दैट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन में कितना आपका मोल्स ऑफ कंपाउंड डिसॉल्व हो सकता है मैक्सिमम, उसे कहोगे आप मोलार सॉल्युबिलिटी। अब एक चीज़ और याद रखना है, 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब आपका सॉल्वेंट का वॉल्यूम 1 लीटर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड का भी कुछ तो वॉल्यूम होगा, वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाला है। तो यदि आप 1 लीटर पहले से सॉल्वेंट लोगे और उसमें फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड डालोगे, जो भी उसका मोलर सॉल्युबिलिटी है उतना मोल्स ऑफ कंपाउंड आप उसमें डालोगे, तो उस सोल्यूशन का टोटल क्वांटिटी 1 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा। करेक्ट, इसलिए कभी भी याद रखना है 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट वर्ड यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो बेसिकली जब भी 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना होता है तभी जो सॉलिड लिया जाता है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया जाता है और उसको मार्क किया जाता है 1 लीटर तक, मतलब टोटल आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होना चाहिए 1 लीटर। ठीक है, अब मोलर सॉल्युबिलिटी दैट इज इन मोल पर लीटर इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर, जो भी सॉल्युबिलिटी आपके गिवन कंपाउंड का है इन ग्राम पर लीटर डिवाइड बाय मोलर मास इन ग्राम पर मोल। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं इसलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है मोलर सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर इज इक्वल टू दी सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर डिवाइड बाय मोलर मास इन ग्राम पर मोल। ठीक है, अब कंसिडर वन अगेन द सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया फॉर BxAy। सो BxAy का इक्विलिब्रिया क्या है, एक्स बी वाई प्लस प्लस वाई ए एक्स माइनस, सेम इक्वेशन जो हमने पिछले इसमें पढ़ा है। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या था, हमने फाइंड आउट किया था। सो द KSP इक्वल टू concentration of By plus raised to its coefficient x into concentration of Ax minus raised to its coefficient y। ठीक है, अब suppose S is the molar solubility of this compound,
तो इस कंपाउंड का मोलर सॉल्युबिलिटी हम किसे कंसीडर करेंगे, आप सपोज एस को. सो एस इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड. So the equilibrium concentrations of iron in saturated solution will be. तो अब concentration of iron कितना होगा, क्योंकि solubility molar solubility क्या है S, तो इसलिए उनका concentration क्या होगा. सो बी वाई प्लस का concentration होगा x इंटू एक्स, करेक्ट, क्योंकि उसका कोफिशिएंट x है और उसका इंटू एस, दैट इज मोलार सॉल्युबिलिटी. और ए एक्स माइनस का होगा y इंटू एस. आपके टेक्स्ट बुक में ये स्मॉल मिस्टेक है, उधर करेक्शन कर लीजिए कि ये होना चाहिए y इंटू एस, नॉट इंटू एक्स इंटू एस, क्योंकि a का कोफिशिएंट y है, करेक्ट. तो इसलिए हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x माइनस ए एक्स माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एक्स माइनस इज इक्वल टू y इंटू एस मोल पर लीटर. अब इसे आप सब्सिट्यूट करोगे आपके इस वाले इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा के एस पी इक्वल टू एक्स एस रेस टू एक्स, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है वी वाई प्लस का एक्स एस, तो हो जाएगा एक्स एस रेस टू एक्स. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एक्स माइनस का क्या है वाई एस, तो हो जाएगा वाई एस रेस टू वाई. इसे सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको एक्स रेस टू एक्स, करेक्ट, इंटू एस रेस टू एक्स इंटू वाई रेस टू वाई इंटू एस रेस टू वाई. अब देखो s एक कॉमन फैक्टर है, करेक्ट, तो s आपका क्या हो गया कॉमन फैक्टर, तो x रेस टू x y रेस टू y इंटू x प्लस y, क्योंकि वो कॉमन फैक्टर है. तो ये हो गया आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस सॉल्ट, दैट इज x रेस टू x इंटू y रेस टू y इंटू एस एक्स प्लस वाई. ठीक है, तो इस तरह से आप किसी का भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो आपको फाइंड आउट करना है फॉर ए जी बी आर. तो ए जी बी आर एट इक्विलिब्रियम विल डिसोसिएट एज ए जी प्लस प्लस बी आर माइनस. अब दोनों का कोएफिशिएंट क्या है 1 1. सो द केएसपी विल इक्वल टू एस इंटू एस, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम क्या कंसिडर करेंगे एस फॉर ए जी प्लस एंड एस फॉर बी आर माइनस. दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए हो जाएगा S, दैट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस, दैट इज S इंटू एस विच इज इक्वल टू S स्क्वायर. ठीक है, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपका वही सॉल्युबिलिटी रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ही 1 है. नेक्स्ट है फॉर PbI2. So PbI2 dissociate as Pb2 plus plus 2I minus. अब वापस देखो आपका x तो 1 है पर y का कोफिशिएंट क्या है 2, तो x का कोफिशिएंट 1 हुआ, y का कोफिशिएंट 2 हुआ. तो KSP इक्वल टू 1 रेस टू 1, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, आपको x फाइंड आउट करना है और y फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे x फाइंड आउट करो, y फाइंड आउट करो और उसको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि बाकी सब s तो वैसे के वैसे ही रहने वाला है. तो x क्या है 1, तो 1 रेस टू 1 हो जाएगा, करेक्ट. y क्या है 2, तो 2 रेस टू 2 हो जाएगा, करेक्ट. तो वही आपको यहाँ पे करना है, x रेस टू x दैट इज 1 रेस टू 1 इंटू y रेस टू y दैट इज 2 रेस टू 2 इंटू s 1 प्लस 2. तो 2 का स्क्वायर होता है 4, सो इट विल बिकम 4s 1 प्लस 2 इज 3, सो 4s क्यूब. तो बेसिकली आपको बस ये करना है, ये वाला फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस फॉर्मूले में जस्ट आपको x और y फाइंड आउट करके सब्स्टिट्यूट करना है और आपको मिल जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी का रिलेशनशिप. तो एक बार आपको x और y मिल गया है, यहाँ पे देखो v PbI2, तो Pb2 प्लस एंड 2i माइनस, तो x हो गया 1 क्योंकि कोफिशिएंट 1 है और y हो गया 2 क्योंकि कोफिशिएंट 2 है. तो बस x और y का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो और आपको मिल जाएगा KSP इक्वल्स टू 4s क्यूब. सिमिलरली आप फाइंड आउट कर सकते हो AlOH थ्राइस के लिए. सो AlOH थ्राइस विल डिसोसिएट एज Al3 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस.
जो कि इसका कोफिशिएंट 3 है, तो 3OH माइनस, तो Al पे चार्ज आ जाएगा उसके नेबरिंग आयन पे और OH पे चार्ज आ जाएगा उसके नेबरिंग आयन का, तो वो हो जाएगा Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस। यहाँ पे x हुआ 1 क्योंकि Al का कोफिशिएंट 1 है, और y हुआ 3 क्योंकि OH माइनस का कोफिशिएंट 3 है। तो आपको सिर्फ वैल्यू यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह x, y की जगह y, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, सो आंसर इज 27 s⁴। तो इस तरह से आप कोई भी सॉल्ट का KSP एंड सॉल्युबिलिटी S का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो। जस्ट द थिंग इज यू शुड नो व्हाट इज x एंड व्हाट इज y। नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। सो प्रेसिपिटेशन मतलब कोई भी सॉल्ट आप जब वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हो या कोई सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रहे हो, कब आपको वो एक प्रेसिपिटेट की तरह दिखेगा, मतलब वो नीचे बैठा हुआ एक सॉलिड पार्टिकल दिखेगा, तो उसकी कोई कंडीशन है। तो क्या कंडीशन है देखते हैं। सो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड इन द सेम वे एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो आयोनिक प्रोडक्ट इज सेम वे डिफाइन किया जाता है एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, खाली दोनों में एक ही डिफरेंस है कि ionic product is the expression contains concentration of ions in any condition। तो ionic product में ionic product का भी सेम फार्मूला है, सेम फार्मूला, बस द डिफरेंस ये है कि ionic product को आप कोई भी कंडीशन में फाइंड आउट कर सकते हो, बट KSP को सिर्फ इक्विलिब्रियम पे। मतलब जब आपका अनडिसॉल्व वाला सॉल्ट विल बी इक्वल टू दी डिसॉल्व वाले आयंस को, जब वो इक्विलिब्रियम पे आएंगे तभी आप KSP फाइंड आउट कर सकते हो। बट आयोनिक प्रोडक्ट के लिए आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं चाहिए, आप कोई भी कंडीशन में सेम फार्मूला यूज़ करके आयोनिक प्रोडक्ट फाउंड आउट कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, वो सेम फार्मूला है, जब उस फार्मूला को आप इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अप्लाई करोगे तो वो KSP है, और इक्विलिब्रियम को छोड़ के बाकी कोई भी कंडीशन पे अप्लाई करोगे तो वो आयोनिक प्रोडक्ट है। ठीक है, अब सपोज आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू KSP को इक्वल हो गया, तो सपोज आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू KSP को इक्वल है, तो सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड एंड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। तो सपोज आपका IP जो आपने कैलकुलेट किया है वो गिवन सॉल्ट की KSP दैट इज कांस्टेंट वैल्यू है, उसको इक्वल है, तो आपका सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रहा है और आपका सोल्यूशन सैचुरेटेड है। बट सपोज आपका IP इज ग्रेटर देन KSP, मतलब आयोनिक प्रोडक्ट है KSP से ज़्यादा, तो आपका सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है। सुपर सैचुरेटेड मतलब सैचुरेशन से भी एक स्टेप आगे, और उस कंडीशन में सुपर सैचुरेशन में क्या होगा, आपका सॉल्वेंट और सॉलिड अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर पाएगा और वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में प्रेसिपिटेशन होगा। तो आपका जब आयोनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा होता है तभी प्रेसिपिटेशन होता है, ये याद रखना है। और सपोज आपका IP दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट जब लेस होता है KSP से, तब वो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है, मतलब अभी तक और सॉल्ट आप डिसॉल्व कर पाओगे उसमें और प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, क्योंकि जो भी सॉल्ट आप डालोगे वो डिसॉल्व होने वाला है और वो प्रेसिपिटेट कैसे कर पाएगा। तो 3 कंडीशन है, जब आयोनिक प्रोडक्ट इक्वल टू KSP तो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है और सोल्यूशन सैचुरेटेड है। जब आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP दैट इज सोल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड, वो हद से ज़्यादा सैचुरेटेड है और इसलिए प्रेसिपिटेशन होने वाला है। बट जब आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP तो सोल्यूशन इज अनसैचुरेटेड और वहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। और ये तीनों कंडीशन याद रखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पर प्रॉब्लम है। तो देखो, अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर MgCl2 एंड 0.3 मोलर Na2C2O4 at 293 Kelvin. So would MgC2O4 precipitate out and KSP given? तो आपको ये पता लगाना है कि आपका जब MgC2O4 फॉर्म होता है MgCl2 प्लस Na2C2O4 के साथ रिएक्ट करने के बाद जब आपका MgC2O4 फॉर्म होगा तो क्या वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, और आपको KSP दिया है, मतलब अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, IP। सो सपोज आपका कैलकुलेटेड IP आपके गिवन KSP से ज़्यादा होगा तो ही आपका सोल्यूशन प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि हमने देखा है दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर दैन KSP, करेक्ट। तो KSP तो गिवन है, पर यदि मैं कैलकुलेट करूँगी अब IP और IP ज़्यादा निकला तो मेरा गिवन सॉल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सो
अब यहाँ पे क्या दिया है, इक्वल वॉल्यूम 0.1 मोलर ऑफ MgCl2 प्लस 0.3 मोलर ऑफ Na2C2O4। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ दोनों सॉल्ट लिया है मैंने। तो इक्वल वॉल्यूम लेने की वजह से क्या हुआ है, मेरा टोटल वॉल्यूम डबल हो गया है। तो सपोज इसका वॉल्यूम था 5 लीटर MgCl2 का, और इसका भी वॉल्यूम 5 लीटर, तो मैंने दोनों दोनों मिक्स किया 5 लीटर, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, 10 लीटर। तो दोनों मिक्स होने के बाद जो टोटल वॉल्यूम होने वाला है वो डबल होने वाला है। वॉल्यूम डबल होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये इसमें दिया नहीं है पर आपको ये याद रखना है। तो यदि यहाँ पे वॉल्यूम डबल हो रहा है तो ये जो भी गिवन सॉल्ट्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहे हैं, हाफ। क्यों उनके कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो रहे हैं, क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डबल हो रहा है। तो हमने जब ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था 5 लीटर में प्रिपेयर किया था, तो 5 लीटर में 0.1 मोलर था, मैं सपोज कर रही हूँ, ठीक है, 5 लीटर दिया नहीं है, सपोज ये सॉल्यूशन मैंने 5 लीटर में प्रिपेयर किया तो उसका कॉन्सेंट्रेशन था 0.1 मोलर, बट अब उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया है 10 लीटर में, इसलिए अब मुझे उसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ करूँगी। तो जो भी गिवन कॉन्सेंट्रेशन उसको डिवाइड बाई 2 करो तो मिल जाएगा 0.05 मोलार पर लीटर। C2O4 2 माइनस के लिए मिल जाएगा 0.15 मोलार पर लीटर। ठीक है, तो दोनों का एक्चुअली आपको क्या करना है, सोल्यूशन का जस्ट हाफ, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम मिक्स करने से वॉल्यूम डबल हो गया है, वॉल्यूम डबल हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा। तो अब आपको मिल गया दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज Mg2 प्लस, क्योंकि MgCl2 डिसोसिएट होगा Mg2 प्लस में, और Na2C2O4 डिसोसिएट होगा C2O4 2 माइनस में। तो दोनों का आपको कॉन्सेंट्रेशन मिल गया है, दैट इज ये इसको हाफ किया आपने ये कॉन्सेंट्रेशंस को, और आपको दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। अब आपको इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना है, दैट इज Mg2 प्लस प्लस C2O4 2 माइनस विल गिव यू MgC2O4। तो ये सॉल्ट बन रहा है, ये सॉल्ट जो है उसका आयोनिक प्रोडक्ट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द आयन। जो भी कॉन्सेंट्रेशन ये दोनों आयन का है उसके प्रोडक्ट को कहोगे आप आयोनिक प्रोडक्ट, क्योंकि KSP इज हैविंग द सेम फॉर्मूला ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट इटसेल्फ, सिर्फ वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होता। ठीक है, तो आयोनिक प्रोडक्ट का अभी आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस मैंने कैलकुलेट किया 0.05, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2O4 2 माइनस को कैलकुलेट किया 0.15, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया मेरा आयोनिक प्रोडक्ट। अब देखो आयोनिक प्रोडक्ट है 7.5 इंटू 10⁻³ while the KSP that is solubility product is 8.56 इंटू 10⁻⁵। सो विच इज ग्रेटर, तो 10⁻⁵ और 10⁻³ ऑब्वियसली 10⁻³ is greater, that is ionic product is greater than KSP and therefore precipitation will occur। क्योंकि हमने सीखा है जब ये आयोनिक प्रोडक्ट ग्रेटर होता है KSP से तभी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है और इसलिए प्रेसिपिटेशन होता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr इज 5.2 इंटू 10⁻³ सो कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी इन मोल डेसीमीटर per cube and gram per decimeter. So molar mass of AgBr is this. So solubility equilibrium establish करो, AgBr will give Ag plus plus Br minus, दोनों का कोफिशिएंट क्या है 1 1, KSP is equal to concentration of AgBr, Ag plus into concentration of Br minus, दोनों का कोफिशिएंट रेज टू 1, so it will be S into S, that is S square। तो x और y वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और आपको मिल जाएगा S square। सो S square is equal to √KSP, क्योंकि सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करने को कहा है उन्होंने, करेक्ट। तो आपको सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए √KSP करना पड़ेगा, क्योंकि KSP इक्वल टू S square, सो S इक्वल टू √KSP। अब आपको KSP गिवन है तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करो तो आपको मिल गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बट ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मिला आपको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। अब आपको फाइंड आउट करना है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। सो सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू मोलार सॉल्युबिलिटी इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोलार मास ग्राम पर मोल, करेक्ट। तो ये वाला जो फॉर्मूला मैंने जो आपको यहाँ पे बोला था इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को आप नोट डाउन करो। तो वही वाला फॉर्मूला हमने जस्ट यहाँ पे अप्लाई किया है, दिखाती हूँ मैं जल्दी से आपको कौन सा वाला फॉर्मूला है। वो वाले फॉर्मूले को मैंने आपको कहा था, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला ही उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आपने यहाँ पे जस्ट अप्लाई करना है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब फाइंड आउट करने के लिए। आपको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में तो मिल गया है वैल्यू, इनटू मोलार मास गिवन है उसको मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा आपका सॉल्युबिलिटी S।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20 centimeter cube of 0.05 molar BaNO3 twice are mixed with 20 centimeter cube of 0.02 molar NaF, will BaF2 precipitate? तो आपको वापस क्या फाइंड आउट करना है कि क्या IP इज ग्रेटर देन KSP. KSP तो गिवन है क्योंकि हमेशा कांस्टेंट रहता है हर सॉल्ट के लिए, इसलिए हमेशा वो गिवन रहता है. तो आपको अभी आयोनिक प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और कंपेयर करना है क्या आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू ग्रेटर है KSP से. तो देखो टोटल वॉल्यूम देखो, अभी यहाँ पे भी 20 है इस वाले का BaNO3 ट्वाइस का, और NaF का भी वॉल्यूम 20 है. मतलब वापस वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल. तो इनिशियल वॉल्यूम से टोटल वॉल्यूम क्या होगा, डबल. तो इनिशियल वॉल्यूम 20 + 20 है, तो 20 + 20 हो जाएगा 40. तो टोटल वॉल्यूम हो गया 40. तो अभी आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BaNO3 ट्वाइस कहाँ पे फाइंड आउट करना है, टोटल वॉल्यूम में. सो टोटल वॉल्यूम इज 0.050 इंटू 20, जो उसके इनिशियल वॉल्यूम है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 40, दैट इज 0.025. ठीक है. इनडायरेक्टली हमने वापस जो पिछले प्रॉब्लम में किया था वही किया, क्योंकि यहाँ पे टोटल वॉल्यूम डबल हो गया है, इसलिए हमने कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया है. तो डायरेक्टली हाफ करने के बजाय उन लोगों ने अभी यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है कि टोटल वॉल्यूम डबल हुआ है, उन्होंने 20 और 20 दिया है. करेक्ट, इक्वल वॉल्यूम लिखने के बजाय उन्होंने 20 दिया है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, 20 + 20 को ऐड करके प्रूफ किया है आपको 40, और 40 को फिर डिवाइड किया, यहाँ पे अप्लाई किया. तो आप क्लियरली देख सकते हो आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, हाफ. तो जो पिछले प्रॉब्लम में हमने किया था वो सेम थिंग हम यहाँ करने वाले हैं, वॉल्यूम डबल कॉन्सेंट्रेशन हाफ. तो इस तरह से आप दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर लो, तो आपको मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 + 0.025 मोलार एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F - 0.01 मोलार. अब आयोनिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F - 2 क्योंकि क्या है वो BaF2, तो ये डिसोसिएट होगा Ba2+ + 2F- में, इसलिए हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F- 2. अब आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2+ पता है, F- पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको मिल जाएगा आयोनिक प्रोडक्ट. अब आपका KSP गिवन है और आप कंपेयर करोगे, सो आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP एंड देयरफॉर अगेन योर सोल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड एंड योर गिवन सॉल्ट विल precipitate. Next is common ion effect. So what is common ion effect? So the common ion effect states that ionization of weak electrolyte is suppressed in presence of strong electrolyte containing an ion common to weak electrolyte. ठीक है. तो अब इसका मीनिंग क्या है, होल थिंग का मीनिंग क्या है. सपोज आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता, बट सपोज अब आप उसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो जिसमें एक कॉमन आयन है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में था. ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में 2 आयन होंगे. अब आप क्या कर रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो जिसमें एक आयन कॉमन है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में था, और उस कॉमन आयन के वजह से क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट हो रहा था वाटर में कम, वो भी डिसोसिएट होना बंद हो जाएगा. सो वीक इलेक्ट्रोलाइट सपोज 10 में से 2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा था वाटर में, बट अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विथ कॉमन आयन आपने डाल दिया, तो वो 2 जो मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहे थे, अब वो 2 मॉलिक्यूल्स भी डिसोसिएट नहीं होंगे, और इसे कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट. तो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड, एंड सॉल्यूबल आयोनिक सॉल्ट सोडियम एसिटेट. तो अभी आपको क्या कंसिडर करना है, एसिटिक एसिड और उसका सॉल्यूबल आयोनिक सॉल्ट दैट इज सोडियम एसिटेट. अब आपको पता है कि वीक एसिड है इसलिए वो डिसोसिएट नहीं होगा कंप्लीटली, वो स्लाइटली डिसोसिएट होगा क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है. तो आपका एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा CH3CO2- प्लस H+, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा क्योंकि ये स्लाइटली डिजॉल्व होने वाला है. बट योर सोडियम एसिटेट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और सोडियम एसिटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए वो कंप्लीटली डिसोसिएट होने वाला है, तो वो देगा एसिटेट आयन प्लस Na+. अब आप देख सकते हो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब मैंने उसमें ऐड किया है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट इज सोडियम एसिटेट, और उसमें कॉमन आयन है एसिटेट. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही कॉमन आयन मैंने ऐड किया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ. अब क्या होने वाला है इसकी वजह से, सो बोथ द एसिड एंड सॉल्ट प्रोड्यूस एसिटेट.
ठीक है। वीक एसिड, सपोज एसिटिक एसिड को मैंने वाटर में डिजोल्व किया, वो एसिटेट आयन प्रोड्यूस करेगा, और उसी वाटर में मैंने सोडियम एसिटेट भी डिजोल्व किया तो वो भी एसिटेट आयन प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है। एंड सोडियम एसिटेट विल डिसोसिएट कंप्लीटली, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट। और सोडियम एसिटेट क्या करने वाला है, अब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट प्रोड्यूस करने वाला है। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। तो एसिटिक एसिड सपोज 10 में से 2 मॉलिक्यूल्स ही एसिटेट प्रोड्यूस कर रहा है, तो सोडियम एसिटेट 10 में से 10 मॉलिक्यूल एसिटेट आयन प्रोड्यूस करेगा। बट ली चार्टली प्रिंसिपल ये कहता है दैट इज द एडिशन ऑफ एसिटेट फ्रॉम सोडियम एसिटेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड टू लेफ्ट। इसका मतलब क्या होता है, सोडियम एसिटेट ऐड करते ही जो एसिटेट आयन बन रहा है वो इतना ज़्यादा बन रहा है कि जो कुछ अमाउंट ऑफ H+ है, H+ कुछ ही बनने वाले हैं, बट वो H+ थोड़े से बनेंगे और एसिटेट आयन ज़्यादा हो जाएगा सोल्यूशन में, क्योंकि एसिटिक एसिड भी एसिटेट देने वाला है और सोडियम एसिटेट भी एसिटेट देने वाला है। तो इसलिए एसिटेट आयन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो H+ को H+ के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वापस एसिटिक एसिड दे देगा। इन शॉर्ट सोल्यूशन में एक भी H+ नहीं बचेगा और सोल्यूशन में एसिटिक एसिड की मात्रा उतनी की उतनी ही रहेगी, क्योंकि जितना भी उसने H+ प्रोड्यूस किया है वो वापस सोडियम एसिटेट के एसिटेट आयन के साथ रिएक्ट करके वापस एसिटिक एसिड देने वाला है। इसलिए आपका रिएक्शन कभी भी प्रोडक्ट की तरफ ना मूव करके वापस रिएक्टेंट की तरफ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम एसिटेट एसिटेट आयन की इतनी ज़्यादा मात्रा बढ़ा देता है कि वो जो H+ फॉर्म किया है उसके साथ रिएक्ट करके वापस एसिटिक एसिड ही देता है। And therefore the dissociation of acetic acid is now suppressed due to the common ion acetate ion, और इसलिए इसको कहते हैं common ion effect। तो the dissociation of the weak electrolyte acetic acid was here suppressed due to addition of strong acid electrolyte, that is sodium acetate। Now common ion effect and solubility। तो इस अभी कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशनशिप है। सो द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन ऑल्सो अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो कॉमन आयन जो है वो आपके सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को भी अफेक्ट करता है। सो सपोज सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ AgCl को हम कंपेयर करेंगे, तो AgCl डिसोसिएट होकर बनेगा Ag+ + Cl-। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-। अब सपोज इस सोल्यूशन में मैंने डाल दिया AgNO3, ठीक है। अब तो AgCl वीक इलेक्ट्रोलाइट था, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट था, इसलिए वो बहुत कम डिसोसिएट हो रहा था। बट AgNO3 डालने से क्या हो रहा है, AgNO3 स्ट्रॉन्ग है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट होने वाला है। तो Ag+ एंड NO3-, तो Ag की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तो दे ही रहा था Ag, अब ये भी देने वाला है Ag, बट ये वाला Ag ज़्यादा फॉर्म होगा क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट होने वाला है। तो क्या होगा, कॉमन आयन Ag प्रोड्यूस होने वाला है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ ज़्यादा होने वाला है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी Ag+ दे रहे हैं, और इसके वजह से जो भी ज़्यादा Ag+ बनेगा वो वापस Cl- के साथ रिएक्ट करके AgCl दे देगा। तो ली चार्टली प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी Ag+ AgNO3 से बनने वाला है वो Ag वापस Cl के साथ रिएक्ट करके वापस AgCl देने वाला है। मतलब जितना भी AgCl डिसोसिएट होने वाला है वो वापस AgCl बन जाएगा। तो इसलिए आपका इक्विलिब्रियम वापस लेफ्ट की तरफ मूव करता है, दैट इज रिएक्टेंट की तरफ, और रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। और इसलिए AgCl यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉमन आयन AgNO3 के वजह से, क्योंकि AgNO3 इतना ज़्यादा Ag प्रोड्यूस कर देता है कि जो भी थोड़ा बहुत Cl- बना है वो वापस Ag के साथ रिएक्ट करके AgCl ही दे देता है, और AgCl अब डिजॉल्व नहीं हो पाता और इसलिए वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, कॉमन आयन क्या करता है, KSP को, आपका KSP तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि कोई भी सॉल्ट के लिए KSP कांस्टेंट है, बट आपका आयोनिक प्रोडक्ट है वो बढ़ा देता है, और इसके वजह से आपका सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है और वहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट दिखने लगता है। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डस डिक्रीजेस विथ प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। तो आपका जो भी सॉल्युबिलिटी है यहाँ पे ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वो कम हो जाएगा, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट वापस वो आयन बनाएगा जो आपके जो सॉल्ट जो एनायन बना रहा था उसके साथ वापस रिएक्ट करके वापस वो सॉल्ट ही दे देगा। तो सॉल्ट डिजॉल्व ही नहीं हो रहा है, वो डिजॉल्व हो भी रहा है, वापस रिएक्ट होकर वापस सॉल्ट बन रहा है। इसलिए सॉल्युबिलिटी कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होता है,
कम हो जाता है. So that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you have liked my video, please give me a thumbs up and share this video to more and more of your friends before departing. A little thought and a little kindness are often worth more than a great deal of money. That's all for today. Thank you. Stay tuned.